देखिए इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट आपको 19 होगा, पार्ट 19 के अंतर्गत अध्याय 10 जो आपके यहाँ पर है। अध्याय 10 जो आपको इसके अंतर्गत हम यहाँ पे कृषि का स्थानिक संगठन देख रहे हैं अध्याय 10 के अंतर्गत, तो उसको देखिए। यहाँ जो आपको फॉर्मूला आपको देखिए, विभर के अनुसार पूर्ण मान नहीं बल्कि सापेक्ष मान महत्वपूर्ण, इसलिए वर्गमूलों को नहीं निकाला गया। तथा वास्तविक सूत्र निम्नलिखित है। डी बराबर सिग्मा डी स्क्वायर बट एन कैपिटल एन। अब देखिए हम विभर की तकनीक को स्पष्ट करने के गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले से उदाहरण दिया जा सकता है, जहाँ कुल देखिए आप क्या कि जहाँ कुल बोए गए क्षेत्र में एक वर्ष में फसलों का प्रतिशत भाग निम्नलिखित है। चावल 48%, गेहूँ 23%, जौ 15%, गन्ना 6%, तथा दलहन 5%। फिर देखिए एक पराली की फसल संयोजन 100 में 27 का होल स्क्वायर बटे 1 फसल बराबर 2704 हो गया। दूसरा की फसल संयोजन 50 में 27 का होल स्क्वायर प्लस 50 में 27 का होल स्क्वायर बटे 2 फसल बराबर 366 में 5। इसी तरह से आप आगे भी है, आपको कुल मिला के 5 फसल तक का दिया गया है। अब आगे देखिए आप इसमें देखिए क्या कि देखिए सैद्धांतिक कार्य से वास्तविक प्रतिशतता का विचलन 3 फसल संयोजन के लिए सबसे कम है। यह परिणाम गोरखपुर जिले के मूल संयोजन में फसलों की पहचान एवं संख्या चावल गेहूँ तथा जौ के रूप में स्थापित करता है। देखिए विभर की तकनीक को जब जिले स्तर पर 2015-16 के आंकड़ों के लिए लागू किया गया, तो इसने भारत को 8 फसल संयोजन प्रदान किए, जिन्हें चित्र 10.5 अंकित किया गया है। चित्र 10.5 का अध्ययन से पता चलता है कि निचली ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा तटीय आंध्र प्रदेश में मुख्यतः चावल की कृषि होती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बाजरा एकमात्र मुख्य फसल है। पंजाब तथा हरियाणा में गेहूँ तथा चावल का संयोजन देखा जा सकता है। तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूँ, चावल तथा गन्ने की फसल का संयोजन है। देश के अन्य भागों में 4 से 8 फसलों का संयोजन देखा जा सकता है। इन संयोजनों में गेहूँ, चावल, मक्का, चना, जौ, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना तथा बाजरा भिन्न फसल समूह का संयोजन करते हैं। देखिए बीवर देखिए यहाँ पर क्या कि बीवर की तकनीक वैज्ञानिक है, जिसका बहुत से विद्वानों ने भी उपयोग किया। इस विधि की मुख्य आलोचना यह है कि जिन फसलों का अंतर का क्षेत्रफल 1% से कम, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, चाहे उनसे किसान को अधिक आय प्राप्त होती है। तो दूसरे विवर की विधि जटिल है, जिसमें फसलों का संयोजन निर्धारित करने में अधिक समय लगता है। देखिए भूमि सामर्थ्यता लैंड कैपेबिलिटी देखिए भूमि सामर्थ्यता लैंड कैपेबिलिटी देखिए यहाँ भूमि सामर्थ्यता संरक्षण का विकास कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO द्वारा ऑस्ट्रेलिया की भूमि सामर्थ्यता वाले क्षेत्रों के सीमांकन के लिए किया गया। बाद में भूमि सामर्थ्यता संरक्षण यूरोप तथा अमेरिका के देशों में अपनाया गया। देखिए जिस आधार पर भूमि उपयोग निर्धारित किया गया, निर्धारित किया गया। देखिए यहाँ पर क्या जिस आधार पर देखिए जिसके आधार पर भूमि उपयोग निर्धारित किया गया, भूमि सामर्थ्यता संरक्षण से भूमि की उपयोगिता का पता लगता है। इसकी उपयोगिता कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन तथा अन्य उद्देश्यों की भूमि क्षमता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा खींचने के लिए केवल भौतिक मानदंडों पर विचार किया जाता है। इन क्षेत्रों का सीमांकन वास्तव मृदा की बनावट, संरचना, ढान, भूभाग, तापमान, वर्षा आदि पर आधारित है। इस प्रकार भूमि सामर्थ्यता संरक्षण में मृदा संरक्षण के परिणाम तथा मृदा से जुड़े प्रतिनिधियों पर अधिक निर्भर होती है। देखिए सामान्यतः प्रत्येक मृदा समूह के अपने भौतिक रासायनिक विशेषताएं होती है। ये गुण भूमि सामर्थ्यता तथा भूमि उपयोगिता को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के रेगुन मिट्टी कपास की खेती, गन्ने तक खट्टे फलों, साइट्रस फ्रूट्स के लिए उपयुक्त है। तथा जलोढ़ मिट्टी का उपयोग गेहूँ, चावल, मकई, गन्ना, दलहन तथा तिलहन की खेती के लिए किया जाता है। भारत में मृदा संरक्षण का मूल उद्देश्य भूमि सामर्थ्यता का वर्गीकरण है। अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग संरक्षण
संरक्षण संगठन 1960 में भूमि सामंता संरक्षण का प्रयास किया, जिसने 8 विभिन्न भूमि उपयोग सामंता वाले वर्गों की पहचान की, जिसे नीचे दर्शाया गया है। कृषि की उपयुक्त भूमि, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। देखिए पहला वर्ग वन, देखिए वर्ग एक में क्या वो बहुत देखिए बहुत उपयुक्त कृषि योग्य भूमि कृषि करने में कोई विशेष परेशानी नहीं है। समतल एवं यह देखिए यहाँ पर यह समतल एवं भली प्रकार से सिंचाई सुविधायुक्त होती है। यह मृदा देखिए यहाँ पर क्या, यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। वर्ग दूसरा में कौन होता है, कृषि उचित। देखिए कृषि की उचित जिससे अपर्दन अथवा बाढ़ से सुरक्षा की जरूरत होती है, तथा जहाँ नहरों का विकास तथा सिंचाई के लिए पानी एकत्र करने की आवश्यकता है। यह साधारण ढाल होती है जो आदर्श ढाल से कम होती है। वर्ग तीसरा कृषि आपको साधारण मध्यम रूप से वंचित मॉडरेटरी गुड, जहाँ विशेष ध्यान अपर्दन नियंत्रण, सिंचाई के लिए पानी के एकत्रीकरण, विस्तृत अपवहन की व्यवस्था, बाढ़ से सुरक्षा। फिर वर्ग चार क्या, कृषि के आपको साधारणतः उचित फेयरली गुड, जिसका उपयोग आपको यदाकदा अथवा सीमित कृषि के लिए किया जाता है। इसके लिए विस्तृत अपर्दन नियंत्रण, विस्तृत अपवहन तथा मृदा की सीमा पर काबू पाने के अत्यंत विस्तृत उपायों की आवश्यकता है। अब ये कृषि के अनुपयुक्त भूमि, देखिए लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन की बात आपके यहाँ पर है। देखिए वर्ग 5 में क्या कि चारागाह वानिकी के लिए काफ़ी उपयुक्त एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। इस भूमि को गली अपर्दन गली इरोजन से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिर देखिए वर्ग 6 क्या है, देखिए चारागाह वानिकी के लिए उपयुक्त एवं कृषि के अनुपयुक्त भूमि। इस प्रकार की भूमि ढलानयुक्त, नम मिट्टी वाली, अपर्दन वाली तथा नमी धारण करने वाली, कम क्षमता वाली एवं अधिक लवणता वाली होती है। वर्ग 7 देखिए चारागाह वानिकी के लिए साधारणतः उपयुक्त भूमि, जिसमें पशुधन की क्षमता कम हो। फिर वर्ग 8 क्या, केवल वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ के लिए उपयुक्त। इस प्रकार की भूमि खराब जलवायु वाले क्षेत्रों, बालुकायुक्त तटों, मरुस्थलों एवं निर्जन स्थानों की होती है। फिर देखिए अनुबंध कृषि, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखिए क्या होता है अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके यहाँ पर। अनुबंध कृषि कृषि उत्पादों के संबंध अधिक लाभ प्राप्त करने की एक विधि। इस व्यवस्था में एक कंपनी जिसका कंपनी एक कंपनी किसान एक कंपनी एक मिनट। इस व्यवस्था में एक कंपनी किसान के साथ एक लिखित अनुबंध पर निम्नलिखित उद्देश्य के लिए सहमत होती है। पर उत्पादों की एक निर्धारित मात्रा उत्पादन जिसकी गुणवत्ता निर्दिष्ट होता है। कंपनी उस उत्पाद को एक समान मूल्य पर खरीदेगी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विपणन मार्केटिंग अनुबंध में प्रवेश उत्पादन के साथ होता है। उत्पादों को खरीद कर कंपनी उसे प्रस्तावित कर उसका मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन तथा डिब्बाबंदी की प्रक्रिया शुरू कर देती है। कभी कभी कंपनी सहकारी समितियों के साथ अनुबंध करती है। अनुबंध कृषि मुख्य उत्पाद फल फूल, सब्जियां तथा पोल्ट्री होते हैं। इस अनुबंध कृषि से किसानों को कुछ लाभ है, जिसे संक्षेप रूप में नीचे दिया गया। पर क्या उनके उत्पाद की बिक्री सुनिश्चित होती है। दूसरा, वे खुले बाजार की अपेक्षा अधिक लाभ कमाते। तीसरा, किसानों के लिए पूंजी की आवश्यकता घट जाते हैं, क्योंकि अनुबंध प्राय आपको अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करता है। तथा आपको छुपचाप देखिए प्राय कंपनी विस्तृत जानकारी तथा विशेषज्ञ राय भी प्रदान करती है। अनुबंध कृषि की कुछ हानियाँ भी देखिए क्या, यदि किसी किसान अधिक गुणवत्ता वाले बढ़िया उत्पाद उत्पादित किए हो तो उसे खुले बाजार में अधिक लाभ हो सकता है, जो अनुबंध कृषि में नहीं होता है। जो अब फिर देखिए यहाँ पर दूसरा कि किसान यंत्रवत रूप से काम करता था, उसका स्वतंत्र महत्व को खो जाता है। तीसरा देखिए आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होने के कारण से सौदाकारी शक्ति सदैव कंपनियों के पक्ष में रहती है। कृषि देखिए यहाँ पर कृषि का प्रादेशिकरण, देखिए कृषि का प्रादेशिकरण के देखिए यहाँ पर क्या रीजनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर की गई है। रीजनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर की गई। देखिए
प्रदेश रीजन भूगोल की एक मूल धारणा है। उन देखिए मूल धारणा प्रत्येक यहाँ पे देखा क्या कि एक खास बात देखिए यहाँ पर कि अनेक भूगोलकों ने इसे भिन्न-भिन्न रूप में परिभाषित किया है। देखिए व्यापक रूप से प्रदेश की परिभाषा यह है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो दूसरे क्षेत्रों से एक विशिष्ट मापदंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया में भिन्न-भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में प्रदेश भूपटल का एक भेदकीकृत खंड है, डिफरेंटिएट सेगमेंट है। कृषि प्रदेश एक अविच्छिन्न देश है जहाँ कुछ हद तक एकरूपता पाया जाता है, जिसकी बाहरी सीमा विशेष रूप से परिभाषित होती है। यह एक क्षेत्र है जहाँ कृषि भूमि उपयोग कृषि पद्धति तथा फसलों के प्रतिरूप के संदर्भ में एकरूपता पाई जाती है। कृषि प्रदेश वास्तव में एक विधि है जिसके द्वारा पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाले जटिल प्रतिरूपों को दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में आपको पृथ्वी के भूपटल कोई भी खंड या भाग जहाँ एक पृथक रूप से कृषि की जाती है तो कृषि प्रदेश कहलाता है। कृषि प्रदेश एक गतिशील धारणा डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो स्थान एवं समय के साथ बदलती रहती है। कृषि प्रदेश की मुख्य विशेषता निम्न है। आपराधिक कृषि प्रदेश का एक निर्धारित क्षेत्र होता है। दूसरा, इस क्षेत्र की सीमाएं परिवर्तनशील होती है। तीसरा, कृषि प्रदेश औपचारिक फॉर्मल तथा कार्यात्मक फंक्शनल हो सकते हैं। चौथा, ये प्रदेश एक अनुक्रम में व्यवस्थित हायरार्किकल अरेंज्ड होते हैं। चूंकि कृषि प्रदेशों की सीमाएं परिवर्तनशील है, ये स्पष्ट रूप से विभाजित करने वाली रेखाएं नहीं, इसकी सुनिश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करने कठिन कार्य है। कृषि प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण तकनीक निम्नलिखित है। पहला कि आनुभविक तकनीक एम्पिरिकल टेक्निक से। दूसरा, एकल घटक तकनीक सिंगल एलिमेंट टेक्निक से। तीसरा, आपको बहुल घटक तकनीक जिसको बोलते हैं मल्टी एलिमेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक से। चौथा, आपको मात्रात्मक सगुणात्मक तकनीक क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक से। आनुभविक तकनीक एम्पिरिकल टेक्निक देखिए यह मुख्यतः किसानों के अनुमान तथा प्रेक्षित वास्तविकताओं पर आधारित है। वान थ्यूमैन सबसे पहला भूगोलक था जिसने आधुनिक तकनीक को अपनाया था। पहली बार कृषि भूमि और फसल संघनता मॉडलों को तैयार किया। फिर आपको देखिए आप अनुभाविक तकनीक पर अनुभाविक यानी कि अनुभाविक तकनीक फसल के प्रतिरूपता कृषि प्रदेश एक समान चित्रण करती है। अनुभाविक तकनीक फसल के प्रतिरूपता कृषि प्रदेश एक समान चित्रण करती है। अनुभाविक तकनीक को अपनाकर सिमस म्यूमटन और मॉर्गन ने विश्व के भिन्न भागों में कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया। इस तकनीक को देखिए इस तकनीक की मुख्य आलोचना यह है कि यह वस्तुगत ऑब्जेक्टिव एवं वैज्ञानिक नहीं है। देखिए आप एकल घटक तकनीक सिंगल एलिमेंट तकनीक देखिए यह एक सूक्ष्माचारी तकनीक है जिसमें क्षेत्र की दृष्टि से केवल प्रथम श्रेणी की फसलों कृषि क्षेत्रों के सीमांकन के लिए आरेखित किया जाता है। बेकर पहला भूगोलविद देखिए हम क्या बेकर पहला भूगोलविद था जिसने अमेरिका में कृषि क्षेत्रों के सीमांकन एकल घटक तकनीक को अपनाया। वस्तुगत यहाँ देखिए क्या वस्तुगत वैज्ञानिक है। वस्तुगत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित न होने का इस तकनीक की रचना की जाती है। इस तकनीक के आधार पर भारत में 2015-16 में विभिन्न जिलों में प्रथम श्रेणी की फसलों को आरेखित किया गया। 2010-15 में प्रथम श्रेणी की फसलों में चावल, गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, तराई मुख्य है। देखिए इस तकनीक की मुख्य कमजोरी यह है कि यह कृषि देखिए यह है कि किसी कृषि प्रदेश में उपजाई गई दूसरी फसलों के स्थान एवं महत्व छिपे रह जाते। वास्तव में भारत के अधिकतर जिलों में फसल संयोजन कॉम्बिनेशन में उपजाई जाती है। एकाकी इस मोनोकल्चर से नहीं। कृषि नियोजन की दृष्टि से एक संयोजित विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है, एक फसल का विश्लेषण नहीं। देखिए बहुल घटक तकनीक की सांख्यिकी तकनीक या जो बोलते हैं मल्टी एलिमेंट और स्टैटिस्टिकल टेक्निक बोलती है। तकनीक अधिक वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है। सांख्यिकी तकनीक में एक से अधिक घटकों फसल इत्यादि विचार किया जाता है। फसल संयोजन क्षेत्र इसका सीमांकन वीवर डोई कोपोक सफ़ी जसबीर सिंह अय्यर एम हुसैन सप्रे देश पांडे तथा तिवारी इत्यादि ने किया। मानक विचलन तकनीक पर आधारित है। देखिए यह तकनीक किसी भी पक्षपात आत्मपरकता से मुक्त है। फिर देखिए बहुल घटक अथवा सांख्यिकी तकनीक में कृषि प्रदेशों का सीमांकन निम्नलिखित
की सहायता से किया जाता है। फिर देखिए फसल के प्रतिरूप, फसल संकेंद्रितता, फसल विविधता। दूसरा देखिए क्या फसल संयोजन। तीसरा आपको कृषि उत्पादकता के प्रादेशिक प्रतिरूप। चौथा आपको क्या बहुल घटक तकनीक की मदद से किया गया, बहुल घटक तकनीक की मदद से किया गया अध्ययन अधिक विस्तृत अधिक विश्वस्त कृषि प्रदेशों को दर्शाता है। विकासशील देशों में विश्वसनीय आंकड़ों कमी इस तकनीक के उपयोग में बाधक सिद्ध होती है। फिर देखिए अमेरिका की कृषि पट्टिका बेकर के अनुसार आपको यहाँ पर दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए मात्रात्मक गुणात्मक तकनीक। देखिए क्वांटिटेटिव कम क्वालिटेटिव टेक्निक की बात यहाँ पर देखिए क्या कि वह तकनीक जिसमें कृषि देखिए यहाँ पर क्या वह तकनीक जिसमें कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए भौतिक भू जलवायु कारक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक पर विचार किया जाता है। देखिए मात्रात्मक गुणात्मक तकनीक कहलाती है। देखिए मात्रात्मक गुणात्मक तकनीक के आधार पर कृषि क्षेत्रों के चित्रण में जिन कारकों पर विचार किया जाता है वे 6 भौतिक कारक है। पहला देखिए पहला आपको क्या है कि भू आकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा आपको भूपटलता, मृदा जल। देखिए चौथा आपको मृदा, पांचवा आपको अमृदा, छठा आपको प्राकृतिक वनस्पति, फिर आपको प्राकृतिक वनस्पति, फिर छठा आपको कार्यात्मक कारक, फिर जैसे ग्रामीण जनसंख्या, सांस्कृतिक तथा धार्मिक मूल्यों, प्रौद्योगिकी कारक तथा खेती की प्रक्रिया निर्भर ग्रामीण जनसंख्या तथा व्यापारीकरण की मात्रा। फिर देखिए यहाँ पर क्या इसमें विश्वसनीय आंकड़ों की कमी था, सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यों का परिमाणन कृषि प्रदेशों की कमी चित्रण इस तकनीक के लिए बाधक साबित होती है। कई विद्वानों ने भारत के कृषि प्रदेशों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के प्रयास के भारत के विभाजन जलवायु क्षेत्रों में आपको देखिए LD एस्टेम एम ए रंधावा OHK एस्पेट 30 लियरमंत P सेनगुप्ता तथा G सदाशिव RL सिंह 1971 जसवीर सिंह द्वारा महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण कृषि प्रदेशीकरण का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। फिर देखिए एम एस रंधावा कृषि का वर्गीकरण 1958। देखिए एम एस रंधावा ने भारत में कृषि के क्षेत्रों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, जिसका आधार भू जलवायु विविधता, फसलों की विशेषता तथा पशुधन था। इन प्रदेशों का संक्षिप्त निम्न में दिया गया। पहला देखिए हिमालय के शीतोष्ण क्षेत्र, हिमालय के शीतोष्ण क्षेत्र द टेम्परेट हिमालयन रीजन। द टेम्परेट हिमालयन रीजन देखिए यहाँ पर क्या हिमालय के शीतोष्ण क्षेत्र में हिमालय के शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आपको जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम तथा अरुणाचल प्रदेश एवं ऊपरी असम, अरुणाचल प्रदेश एवं ऊपरी असम पूर्व में समेत है। इस प्रकार कृषि प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कि पूर्वी भाग द ईस्टर्न पार्ट, इस भाग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा ऊपरी असम में। ऊपरी असम के अधिक वर्षा के क्षेत्र समृद्ध देखिए प्रदेश घने वनों से आच्छादित है। यहाँ मुख्यतः चाय और चावल की खेती होते हैं। पश्चिमी घाट जिसको वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं। क्या पश्चिमी शीतोष्ण देखिए पश्चिमी शीतोष्ण हिमालय के क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड समेत शामिल है। बागवानी, कृषि, सेब, चेरी, नाशपाती, सतालू, बादाम, खुबानी, अखरोट इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के अन्य फसलों आपको मक्का, चावल, गेहूँ, आलू तथा सब्जियाँ मुख्य है। फिर तक उत्तरी शुष्क गेहूँ प्रदेश जिसको द नॉर्दर्न ड्राई व्हीट रीजन बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा गया इस कृषि प्रदेश का विस्तार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के सिंचित भागों में है। इस कृषि प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। 75 सेंटीमीटर से कम होती है। देखिए यहाँ कम होती है परंतु पर्याप्त मात्रा में आपको नहर तथा नलकूपों द्वारा सिंचा जल इस क्षेत्र की मुख्य फसलों गेहूँ, मक्का, कपास, चना, चावल, गन्ना इत्यादि समित है। देखिए पूर्वी आर्द्र चावल क्षेत्र इधर ईस्टर्न वेट राइस रीजन देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा तटीय आंध्र प्रदेश के भाग शामिल। इस क्षेत्र में
150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलों में आपको चावल, जूट, तिलहन, चाय तथा गन्ना समेत है। पश्चिमी आर्द्र या मालाबार क्षेत्र जिसे द वेस्टर्न वेट मालाबार रीजन देखिए। देखिए यह कृषि प्रदेश महाराष्ट्र से केरल तक तटीय मैदान में फैला हुआ है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर है। 250 सेंटीमीटर। देखिए चावल मुख्य खाद्य फसल तथा नारियल और बागवानी फसल, रबर, कॉफ़ी, काजू, गरम मसाला इत्यादि की खेती की जाती है, इत्यादि खेती की जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए, दक्षिणी अपरिष्कृत, देखिए दक्षिणी अपरिष्कृत क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, दक्षिणी अपरिष्कृत अन्य क्षेत्र के यहाँ द साउदर्न कोर्स सीडर्स रीजन। देखिए यहाँ पर क्या, यह कृषि प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक तथा पश्चिमी तमिलनाडु में फैला हुआ। इस प्रदेश से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। बाजरा, कपास, मूंगफली, तिलहन, मोटी अनाज तथा दलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। आप देखिए पी सेनगुप्ता तथा जी सदा संयुक्त द्वारा कृषि वर्गीकरण देखिए। पी सेनगुप्ता तथा जी सदा संयुक्त ने भारत के कृषि प्रदेशों एक 3 स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत के बाद के जलवायु विशेषता 4 विविध मैक्रो प्रदेश, भू आकृतिक विशेषता 11 मध्य मीजो प्रदेश और आपको फसल संयोजन 60 सूक्ष्म मैक्रो प्रदेश। इन कृषि प्रदेश 10.8 से लेकर 10.9 में दर्शाया गया है। देखिए हिमालय कृषि द हिमालयन एग्रीकल्चर रीजन देखिए। द हिमालयन एग्रीकल्चर रीजन देखिए आपको क्या, यह कृषि प्रदेश आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के हिमालय क्षेत्र में फैला। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 125 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। के बीच आपको यहाँ पर होती है। फिर आपको इसमें आगे कहा गया है कि देखिए पर्वतीय क्षेत्र, देखिए यहाँ पर क्या कि पर्वतीय क्षेत्र होने का यहाँ कृषि योग्य भूमि की प्रतिशतता कम होती है। पश्चिमी देखिए यहाँ क्या, पश्चिमी हिमालय की मुख्य फसल आपको चावल, गेहूँ, यहाँ देखिए क्या कि पश्चिमी हिमालय के यहाँ पर क्या, पश्चिमी हिमालय की मुख्य फसल, चावल, गेहूँ, पश्चिमी हिमालय की मुख्य फसल आपको चावल, गेहूँ तथा मक्का है। इस क्षेत्र में फलों के उद्यान, प्लांटेशन भी पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय की मुख्य फसल चावल, चाय तथा मक्का है। इस क्षेत्र में 4 मध्य, मेसो तथा 15 सूक्ष्म माइक्रो क्षेत्र है। फिर आपको देखिए आपको 10.8 में प्रमुख कृषि प्रदेश की इमेज दिया गया है। फिर देखो शुष्क कृषि क्षेत्र, ड्राई एग्रीकल्चर रीजन देखिए यहाँ पर शुष्क कृषि प्रदेश में राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पश्चिमी घाट की अनुवाद दिशा लीवार्ड साइड शामिल है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों नलकूपों द्वारा सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, मक्का, दलहन, तिलहन तथा बाजरा। देखिए यहाँ 2 मध्य, मेसो तथा 11 सूक्ष्म माइक्रो क्षेत्र है। फिर उपाद प्रदेश सब ह्यूमिड रीजन की बात यहाँ पर की गई है। उपाद प्रदेश ऊपरी तथा मध्य गंगा के मैदान तथा एक संकीर्ण केंद्र पट्टी बुंदेलखंड से लेकर तमिलनाडु पठार तथा पूर्वी तटीय मैदान में फैला हुआ। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। गेहूँ, चावल, गन्ना, देखिए यहाँ पर क्या कि गेहूँ, चावल, गन्ना, चना, मक्का, जौ, कपास, मूंगफली, तिलहन तथा तंबाकू इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। फिर देखिए यहाँ तीन प्रविभाजन मेसो तथा 24 सूक्ष्म माइक्रो कृषि क्षेत्र है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा है देखिए आप आर्द्र कृषि, देखिए यहाँ पर क्या आर्द्र कृषि प्रदेश, द वेट एग्रीकल्चर रीजन। देखिए यहाँ पर यह प्रदेश आपको पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में आपको औसत वार्षिक वर्षा 100 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रदेश की मुख्य फसलों में आपको चावल, जूट, चाय, तिलहन, रबर तथा मसाला सम्मिलित है। यहाँ 4 मध्य आपको मेसो तथा 21 सूक्ष्म माइक्रो कृषि क्षेत्र है।
चावल देखिए चावल, जूट, तिलहन, मक्का, नारियल, गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। फिर देखिए भारत के कृषि जलवायु प्रदेश देखिए एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया देखिए यहाँ भारत में भू जलवायु, सामाजिक आर्थिकता, कृषि व्यवहारों में भारी विभिन्नताएं हैं। भू पारिस्थितिक तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विविधताओं ने कृषि क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। कृषि के नियोजन की आपको योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRS ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि 15 कृषि जलवायु उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य आपके यहाँ पर देख लीजिए। देखिए इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन अधिकतम करना, फिर दूसरा किसानों की आय को बढ़ाना, तीसरा अधिक ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करना, चौथा सिंचाई के उपलब्ध जल का समुचित उपयोग, पांचवा कृषि के विकास में आपको क्षेत्रीय असमानता दूर करना। फिर देखिए 10 में आलेखित कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित है, जिसमें पहला देखिए पश्चिमी हिमालय प्रदेश है, दूसरा आपको पूर्वी हिमालय प्रदेश है, तीसरा आपको सतलज यमुना प्रदेश है, चौथा आपको गंगा कुपरी मैदान है, पांचवा आपको मध्य गंगा का मैदान है, छठा आपको गंगा का निचला मैदान है, सातवां को क्या पूर्वी पठार पहाड़ियाँ हैं, आठवां को अरावली मालवा उच्च भूमि है, महाराष्ट्र का पठार नमः, 10वां को क्या दक्कन का वित्तीय प्रदेश है, 11वां आपको पूर्वी तटीय मैदान है, 12वां आपको पश्चिमी तटीय मैदान है, 13वां आपको क्या गुजरात प्रदेश है, 14वां आपको पश्चिमी राजस्थान है, 15वां आपको द्वीपीय प्रदेश अंडमान एवं निकोबार तथा मालदीव है। अब देखिए पश्चिमी हिमालय प्रदेश को द वेस्टर्न हिमालयन रीजन बोलते वो देखिए आपको पश्चिमी हिमालय प्रदेश का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इसके स्थलाकृति में अनेक भिन्नता है। जुलाई में इस प्रदेश का औसत तापमान को 5 से 30 सेंटीग्रेड एवं जनवरी में तापमान को 15 डिग्री से 15 सेंटीग्रेड डिग्री 15 डिग्री से लेकर 5 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है। देखिए केवल लद्दाख को छोड़कर जहाँ वर्षा 20 सेंटीमीटर कम होती है। कश्मीर की घाटी तथा दूर घाटियों में गहरी जलोढ़ मिट्टी तथा पहाड़ों और पर्वतों में भूमि मिट्टी की पत्ती परत पाई जाती है। इस प्रदेश में सदा वाहिनी नदियाँ पेरनियर देखिए क्या पेरनियर रिवर्स है, जिनमें से कुछ का उपयोग आपको सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए चावल, गेहूँ, मक्का, जो फल, आलू तथा सब्जियाँ इस प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। शीतोष्ण फल देखिए यहाँ पर क्या शीतोष्ण फल जैसे आपको जैसे सेब, नाशपाती आपका उसके आड़ू, बादाम, खुबानी, अखरोट इत्यादि इस क्षेत्र में किसानों के लिए नकद का स्रोत है। यद्यपि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बागवानी फसल तथा फल उत्पादन के अनुकूल है, फिर भी फलों की किस्मों में सुधार की आवश्यकता है ताकि उत्पादकता बढ़े। इस प्रदेश के एक समुचित भूमि उपयोग नियोजन की आवश्यकता है। देखिए भूमि का आवंटन विवेकपूर्ण तरीके से फसलों की खेती, उद्यान, कृषि, चारागाह तथा वानिकी के लिए किया जाना चाहिए। उच्च पैदावार वाले जीव HYVS तथा रोपण सामग्री इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसका उपयोग फलों, सब्जियों, फूलों, केसर, सैफरन, अदरक, आलू तथा शहतूत मलबेरी की पैदावार के लिए किया जाना चाहिए। अलग पूर्वी हिमालय प्रदेश द ईस्टर्न हिमालयन रीजन देखिए ईस्टर्न हिमालयन रीजन आपके यहाँ जो कहा उसको देखिए। इस प्रदेश का विस्तार अरुणाचल प्रदेश, असम की पहाड़ियों, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। इस प्रदेश में असमान उबड़ खाबड़ स्थलाकृति देखी जाती है। इस कृषि प्रदेश में जुलाई का देखिए आप जुलाई भर तापमान आपको 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। जनवरी का तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। सागर स्तर से क्या सागर स्तर से पर्वतीय ऊंचाई की ओर जाते हुए तापमान कमी होती जाती है। देखिए इस क्षेत्र में आपको लाल भूरी किस्म की मिट्टी पाई जाती है। देखिए जो कम उपजाऊ होती है। कुल कृषि भूमि का लगभग 33% क्षेत्र स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के तहत आता है। देखिए चावल, मक्का, आलू, चाय, फलोद्यान उत्पाद जैसे अनानास, खट्टे फल, नींबू, लीची यहाँ की मुख्य उत्पादन है। देखिए स्थानांतरित
कृषि पर नियंत्रण सीढ़ीदार खेती टेरेस फार्मिंग के विकास के द्वारा किया जा सकता है कि मृदा अपरदन एक अन्य चिंताजनक समस्या है जिस पर नियोजकों का ध्यान आकर्षण करना अनिवार्य है। इस प्रदेश आधारभूत ढांचे में सुधार लाना आवश्यक है। फिर देखिए ताकि कृषि विकास को अधिक गति प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त एक दीर्घकालीन उच्च किस्म का बीज उत्पादन में इस प्रदेश के जरूरी है। 17 देखिए आप क्या 17 यमुना मैदान देखिए 10-17 यमुना मैदान प्लान देखिए वह क्षेत्र पंजाब देखिए वह क्षेत्र पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली तथा राजस्थान के गंगानगर जिले में फैला हुआ है। यहाँ जलवायु की अर्ध शुष्क विशेषता देखिए जहाँ जुलाई का औसत तापमान 25 डिग्री से लेकर 30 सेंटीग्रेड के बीच होता है। जनवरी का तापमान 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मृदा जलोढ़ किस्म की होती है यह अधिक उर्वर होती है। नहरों के अतिरिक्त लाखों नलकूप तथा पंपिंग सेट किसानों तथा सरकार द्वारा लगाई गई है। इस प्रदेश में कृषि की संगत 165% देश भर में सबसे अधिक है। देखिए गेहूँ चावल गन्ना कपास मक्का चना दलहन तिलहन फलोद्यान उत्पादित क्षेत्र की मुख्य फसलें इस प्रदेश के किसान सबसे अधिक प्रगतिशील माने जाते हैं। नई नई तकनीक का उपयोग करते हैं। गेहूँ तथा चावल के नए बीज HYBS को सर्च पर इस प्रदेश के किसानों अपनाए जो हरित क्रांति का आधार बना। वर्तमान इस क्षेत्र में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरुआत निजी क्षेत्र के द्वारा कुछ जिलों में की जा चुकी है। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी जलमग्न भूमि तथा मृदा अपरदन इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं आपको है। फिर कृषि के परिप्रेक्ष्य में कृषि के परिप्रेक्ष्य में अच्छे देश भर में सबसे उन्नत कृषि प्रदेश है। कृषि उत्पादकता और अधिक बढ़ सकती है तथा यह धारणीय हो सकती है यदि निम्नलिखित कदम उठाया जाए तो। पहला कि चावल खेती के कम क्षेत्र आवंटित किया है क्योंकि इससे भूमिगत जलस्तर तथा मिट्टी उर्वरता घट जाती है। 5% भूमि उपयोग चावल के क्षेत्र का उपयोग दलहन तिलहन मक्का गन्ना मक्का चारा देखिए क्या मक्का चारा सब्जियां फल उद्यान किया जाना चाहिए। फिर आपको देखिए क्या दूसरा देखिए क्या फसल नाशक जीव तथा बीमारी प्रतिरोधी गेहूँ तथा चावल के बीजों का विकास आवश्यक है। तीसरा देखिए उद्यान कृषि को प्रोत्साहन। चौथा आपको क्या सब्जियों की खेती पर बल। पांचवा उच्च किस्म के चारा फसलों का विकास। फिर आपको छठा आपको क्या कृषि की आप फिर छठा क्या कृषि की विविधता उत्पन्न करना। फिर आपको चौथा क्या है गंगा कुपरी मैदान देखिए अपर गंगा प्लेन देखिए यहाँ पर क्या गंगा कुपरी मैदान का विस्तार आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हरिद्वार उधम सिंह नगर जिले तथा इलाहाबाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। यहाँ जुलाई में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। जनवरी में आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच से रहता है। देखिए मृदा बालू से मिडमेन दोमट क्लेई लोएम प्रकार के नहरों तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था इस क्षेत्र में मौजूद है। इस प्रदेश में कृषि विकसित है यहाँ भी घड़ी हरित क्रांति सफल है। देखिए गेहूँ चावल गन्ना मक्का ज्वार मिलेट दलहन तिलहन तथा सब्जियाँ यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इस प्रदेश में आम तथा अमरूद के उद्यान भी जगह जगह पाए जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है इस प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा उसे धारणीय बनाने के लिए मिश्रित फसलों की खेती उद्यान कृषि सूक्ष्म कृषि सिंचाई के जल का समुचित उपयोग नहरों के रेखाक्रम किनारों को पक्का बनाना लाइनिंग ऑफ कैनल्स लवणीय जलीय मिट्टी में सुधार पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। फिर देखो मध्य गंगा मैदान द मिडिल गंगा प्लेन देखिए यहाँ पर देखिए एक क्षेत्र देखिए यहाँ पर क्या कि इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश भाग में इस क्षेत्र में जुलाई का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। जनवरी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा आपको 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। देखिए यहाँ जलोढ़ किस्म की मिट्टी है भूमिगत जल की बहुतायत है भूमिगत जल की बहुतायत है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या कि देखिए चावल गेहूँ जो मक्का दलहन सरसों तथा तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें है। कृषि के परिप्रेक्ष्य में यह क्षेत्र गंगा को ऊपरी मैदान से कम विकसित है। कृषि को अधिक
उन्नत एवं धान्य बनाने के निवेश शैली में सुधार लाना चाहिए। फसलों का विविधता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। यहाँ देखिए जहाँ सब्जियों, फलों तथा पुष्प कृषि को अधिक क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए। डेयरी उद्योग, वन वर्धन, कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन के द्वारा किसानों की आय में सुधार लाया जा सकता है। फिर देखिए गंगा का निचला मैदान द लोअर गंगा प्लेन, यहाँ देखिए इस प्रदेश का विस्तार ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर तथा पूर्वी बिहार में है। इस क्षेत्र में आपको जुलाई का तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, तो जनवरी तापमान आपको 18 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। औसत देखिए यहाँ पर क्या औसत वार्षिक वर्षा, देखिए ये औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। देखिए मिट्टी जरूरत उपजाऊ है। फिर देखिए चावल इस क्षेत्र की मुख्य फसल एक ही खेत के किसान तो हर वर्ष दो या तीन लगातार चावल की फसलें अमन देखिए यहाँ के देखिए अमन आलू तथा बोर प्राप्त की जाती है। जूट, मक्का, दलहन तथा आलू इस क्षेत्र के अन्य मुख्य फसलें हैं। फिर आपको आगे देखिए बागवानी, कृषि, केला, आम एवं खट्टे नींबू, वन से फल, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन तथा पशुधन किसानों की आय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए पूर्वी पठार तथा पहाड़ देखिए द ईस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स देखिए देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या इस कृषि जलवायु प्रदेश में छोटा नागपुर पठार शामिल है, जिसका विस्तार आपको झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा दंडकारण्य, ओडिशा में है। इस क्षेत्र में आपको जुलाई का औसत तापमान 25 डिग्री से लेकर 135 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, तथा जनवरी का तापमान 18 डिग्री से 25 सेंटीग्रेड के बीच होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि औसत वार्षिक वर्षा 100 मीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होता है। मृदा लाल तथा पीले किस्म की होती है। इस क्षेत्र में कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित देखिए यहाँ की मुख्य फसल आपको चावल, मक्का, ज्वार, मेठ, रागी, तिलहन, चना, तंबाकू है। फिर कुछ मूल वाली फसल जैसे तिलहन, धान तथा सब्जियों की खेती किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। जड़ एक तन देखिए यहाँ पर क्या है, जड़ एक तन तथा जाति विभाजक का विकास, वाटर सेट सॉरी जल विभाजक का विकास, वाटर सेट डेवलपमेंट था, मृदा संरक्षण। हाँ, यहाँ पे क्या कि इसमें जो आपको कहा गया है, एक मिनट फिर से आपको देखिए तथा तंबाकू इसमें आपको देखिए मृदा लाल था पीले, आपको एक में फिर देखिए आपको पूरी पठार था पाया देखिए। देखिए इस कृषि जलवायु प्रदेश में कुछ नागपुर का पठार शामिल है, जिसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और उड़ीसा में है। देखिए इस क्षेत्र में कुछ जुलाई का औसत तापमान 25 से 125 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, जहाँ जनवरी का तापमान 18 से 25 सेंटीग्रेड के बीच होता है। औसत वार्षिक वर्षा 180 मीटर से 150 मीटर के बीच होती है। मृदा लाल तथा पीले किस्म की होती है। इस क्षेत्र में कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है। यहाँ की मुख्य फसल चावल, मक्का, ज्वार, मिलेट्स देखिए ज्वार मिलेट्स क्या कि ज्वार देखिए आपको ज्वार मिलेट्स रागी, तिलहन, चना तथा आपको तंबाकू देखिए उच्च मूल्य वाली फसल जैसे कि तिलहन, दलहन तथा सब्जियों की खेती किसान की आय बढ़ा सकते हैं। जल एक तन तथा जल विभाजक का विकास, वाटर से डेवलपमेंट कर तथा मृदा संरक्षण कृषि को अधिक लाभकारी बना सकते हैं। फिर अरावली मालवा उच्च भूमि देखिए अरावली मालवा अपलैंड देखिए यहाँ पर क्या इस प्रदेश में क्या इस प्रदेश में बुंदेलखंड, बादलखंड, महाभारत पठार, मालवा पठार तथा विंध्याचल पठार तथा विंध्याचल विंध्याचल देखिए हम क्या कि तथा विंध्याचल पठार आपको शामिल है। आप इस प्रदेश की विशेषता और शुष्क जलवायु स्थिति है। इस प्रदेश में जुलाई का औसत तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता था। जनवरी का तापमान को 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। मिट्टी देखिए मिट्टी मिश्रित पीले, लाल तथा काले रंग की होती है। यहाँ दोनों भूमिगत तथा सतह के जल का अभाव होता है। देखिए ज्वार, बाजरा, मक्का, गुआर, गेहूं, चना, दलहन, तिलहन, कपास तथा सूर्यमुखी इस प्रदेश की मुख्य फसल है। शुष्क कृषि देखिए यहाँ पर शुष्क कृषि छिड़क सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन जल देखिए क्या है कि आपको इरिगेशन
फिर देखिए क्या जल एक डेयरी उद्योग विकास, देखिए डेयरी उद्योग विकास आपको क्या कि इसमें आपको जो कहा गया डेयरी उद्योग विकास तथा मुर्गी पालन के द्वारा कृषि से हुई आय में सुधार लाया जा सकता है। फिर आपको देखिए महाराष्ट्र द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र देखिए इसमें देखिए इसका विस्तार मुख्यतः दक्कन के पठार पठार में है। यह क्षेत्र काफ़ी यह क्षेत्र आपको काली कपास या रेगुन मिट्टी का क्षेत्र है। देखिए ये यहाँ देखिए यहाँ जुलाई का तापमान आपको 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड बीच होता है तथा जनवरी का औसत तापमान को 29 जनवरी का औसत तापमान को 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। और फिर आपको आगे हम देखें क्या कि यहाँ औसत देखिए यहाँ औसत वार्षिक तापमान, यहाँ औसत वार्षिक तापमान आपको कितना, यहाँ औसत वार्षिक तापमान आपको यहाँ औसत वार्षिक तापमान आपको कितना होता है, तो वो आपको होता है 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। 50 सेंटीमीटर के बीच होता है। फिर देखिए गेहूँ चना, देखिए यहाँ पर क्या कि गेहूँ चना फिर देखिए आपको गेहूँ चना द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र देखिए यहाँ पर इसका विस्तार मुख्यतः आपको दक्कन के पठार में है। यह क्षेत्र आपको काली कपास सीता रेगुन मिट्टी का क्षेत्र जहाँ जुलाई का तापमान आपको 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है तथा जनवरी का औसत तापमान को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। यहाँ देखिए यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। गेहूँ चना मिलेट कपास दलहन मूंगफली तथा तिलहन इस क्षेत्र में वर्षा अपने इलाके की मुख्य फसल है। वो देखिए देखिए यहाँ पर क्या वहीं सिंधिया ये देखिए वहीं सिंचित इलाके में गन्ना चावल गेहूँ संतरा आदि की खेती होती है। मोटे अनाज कोर्स ग्रेन की जगह दलहन तथा तिलहन जैसी अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती की जानी चाहिए। कपास के 5% क्षेत्र को तिलहन की खेती स्थानांतरित किया जाना चाहिए। डेयरी उद्योग के विकास मुर्गी पालन तथा समाज वानिकी पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए दक्कन का वित्तीय पर देखिए द दक्कन इंटीरियर देखिए आप क्या द दक्कन इंटीरियर देखिए यह क्षेत्र आपको कर्नाटक आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु उच्च भूमि उत्तर में आदिलाबाद जिले से लेकर दक्षिण में मदुरई जिले में फैला हुआ है। जुलाई का औसत तापमान को 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है तो जनवरी का तापमान को 20 से 25 सेंटीग्रेड के बीच होता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। देखिए यह एक शुष्क कृषि का क्षेत्र है जहाँ ज्वार मेट दलहन तिलहन कॉफी चाय इलायची तथा गर्म मसाले कुछ फसलें देखिए ज्वार तथा बाजरे के क्षेत्र में दलहन की खेती की जा सकती है। उद्यान कृषि मुर्गी पालन तथा डेयरी उद्योग का विकास इस क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। देखिए पूर्वी तटीय मैदान देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात देखिए इस प्रदेश का विस्तार ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार क्रिकर CRIC क्रिकर तट में आपको इस क्षेत्र में जुलाई का तापमान 25 से 35 सेंटीग्रेड के बीच होता है तथा जनवरी का औसत तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड के बीच होता है। औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल आपको चावल जूट तंबाकू मक्का ज्वार दलहन देखिए दलहन मूंगफली तथा तिलहन से है। तिलहन देखिए मोटे अनाज के क्षेत्रों में उच्च मूल्य की फसलों जैसे दलहन तंबाकू खेती हो चाहिए। देखिए डेयरी उद्योग मुर्गी पालन मत्स्य पालन तथा सामाजिक वानिकी पर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा इस क्षेत्र में निवेश की अधिक आवश्यकता है। ये कदम इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरी करेगा। पश्चिमी तटीय मैदान देखिए द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखिए इस क्षेत्र का विस्तार आपको महाराष्ट्र कर्नाटक तथा केरल के सीमांत जीरो क्षेत्रों में है। उत्तर प्रदेश में से कोंकण तटीय मैदान तथा दक्षिण में से मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है। देखिए इस क्षेत्र में जुलाई का तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। देखिए जनवरी में तापमान को 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चावल तिलहन गन्ना मिलेट दलहन कपास तनार इस क्षेत्र की मुख्य फसलें है। इसके अतिरिक्त आपको मसालों की खेती पश्चिमी घाट के ढलानों पर की जाती है। उच्च मूल्य की फसल दलहन मसाले तथा नारियल को अधिक कृषि क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास तथा खारे पानी में झींगा पालन को प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर आपको गुजरात के मैदान तथा पहाड़ियाँ देखिए द प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ गुजरात इस क्षेत्र को काठियावाड़
इस क्षेत्रों को काठियावाड़ के मैदान तथा पहाड़ियाँ एवं माही एवं साबरमती नदियों की उर्वर नदियों की उर्वर घाटियाँ शामिल हैं। देखिए यह एक शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्र है। देखिए जहाँ जुलाई का तापमान को 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। तो जनवरी का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुँच जाता है। देखिए देखिए यहाँ पर जहाँ जमीन के तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब तथा औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मूंगफली, कपास, चावल, मकई मकई मिलीट, देखिए तिलहन, गेहूँ, दलहन तथा तंबाकू इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। देखिए यहाँ पर क्या यह तिलहन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस प्रदेश विकास के मुख्यतः जल प्रबंधन, वर्षा के जल का एकत्रण, कृषि, वानिकी तथा तटीय क्षेत्र के खारे पानी में जल कृषि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। फिर देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात देखिए द वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए इस प्रदेश का विस्तार आपको क्या राजस्थान अरावली के पश्चिम में देखिए तथा उत्तरी गुजरात में जुलाई तथा जनवरी में औसत तापमान क्रमांक 40 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड होता है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बाजरा, दलहन तथा चारा इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। मरुस्थल पारिस्थितिकी आपको पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्षा के पानी के एकत्रण, खजूर का उद्यान, कृषि, तरबूज तथा पानी की खेती, पानी तथा आपको पाम की खेती पर ध्यान देना अनिवार्य है। फिर पाम की खेती पर ध्यान देना अनिवार्य है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए यहाँ आगे आपको कहा गया द्वीपीय प्रदेश देखिए इस क्षेत्र को अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप शामिल है, जहाँ भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। पोर्ट ब्लेयर में देखिए जुलाई तथा जनवरी का औसत तापमान क्रमशः आपको 25 से 35 सेंटीग्रेड होता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, सुपारी, अनानास, हल्दी तथा कसावा इस प्रदेश की मुख्य फसल है। इस प्रदेश में कृषि के विकास फसलों के विकास जल प्रबंधन तथा मत्स्य पालन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में झींगा तथा मछली पालन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देखिए भारत की कृषि पारिस्थितिक प्रदेश एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स इन इंडिया देखिए यहाँ पर क्या देखिए कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश की अवधारणा वास्तव में कृषि जलवायु प्रदेशों का संशोधित रूप है। वैसे इन दोनों की अवधारणाओं के बारे में विभ्रम की स्थिति है और साधारणतः इन्हें एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में उपयोग में लाया जाता है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट भेद देखिए। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार 1983 जो कृषि जलवायु प्रदेश प्रमुख जैव जलवायु और देखिए आपको और फसल उगाने की अवधि पर आधारित एक भूमि की इकाई है। हम देखिए क्या एक भूमि की इकाई है। फिर देखिए जो किन्हीं विशेष फसलों के लिए वो जलवायवीय दृष्टिकोण देखिए यहाँ पर क्या जलवायु दृष्टिकोण से उपयुक्त है कि वहीं कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश किसी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित एक भूमि की इकाई है, जिसका सीमांकन इसे मृदा के प्रकार और उसकी स्थिति जिन पर उपज की अवधि निर्भर करती है पर अध्यारोपित करने के बाद होता है। देखिए अर्थात मृदा की स्थितियों के कारण एक ही कृषि जलवायु प्रदेशों में एक से अधिक क्या हम देखिए एक से इसमें देखिए एक कारण आपको क्या है कि जलवायु प्रदेश के एक में फिर जिसका सीमांकन इसे मृदा के प्रकार उसकी स्थिति जिन पर उपज की अवधि निर्भर करती है अध्यारोपित करने के बाद होता है। देखिए अर्थात मृदा की स्थितियों के कारण एक ही कृषि जलवायु प्रदेश में एक से अधिक कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश हो सकते हैं। भारत में कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों के सीमांकन के निर्माण के लिए इसी विधि को अपनाया गया। फिर विधि मेथोडोलॉजी देखिए आप भारत के कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों के निर्माण में निम्न 3 कारकों को बनाया गया। पहला को औसत मासिक तापमान था, औसत मासिक वर्षण देखिए। दूसरा आपको मृदा के प्रकार, तीसरा आपको देखिए यहाँ पर क्या कि उपज की अवधि देखिए। इन प्रदेशों निर्माण की विधि में सबसे पहले मृदा मानचित्र को जैव जलवायु मानचित्र पर अध्यारोपित किया गया तथा इस प्राप्त मानचित्र भौगोलिक सूचना पद्धति GIS की तकनीक का उपयोग करके पुनः उपज की अवधि शामिल किया गया। फिर पुनः उपज की अवधि को शामिल किया गया कि भारत की कृषि पारिस्थितिकी अब यहाँ देखिए क्या कि भारत के
अब यहाँ कि इन प्रदेशों में इसमें क्या कि भारत के कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों के निर्माण में निम्न तीन कारकों को आधार बनाया गया। भारत के क्या कि औसत मासिक तापमान, औसत मासिक वर्षा, दूसरा आपको क्या मृदा के प्रकार, तीसरा आपको क्या उपज की अवधि। इन प्रदेशों निर्माण की विधि में सबसे पहले आपको मृदा मानचित्र को जैव जलवायु मानचित्र पर आरोपित किया गया तथा प्राप्त मानचित्र भौगोलिक सूचना पद्धति CIS। देखिए यहाँ पर क्या CIIS, देखिए यहाँ पर क्या एक मैं आपको एक मिनट फिर से देखिए आपको इन प्रदेशों में क्या देखिए इन प्रदेशों निर्माण की विधि में सबसे पहले मृदा मानचित्र की जैव जलवायु मानचित्र पर आरोपित किया गया तथा प्राप्त मानचित्र भौगोलिक सूचना पद्धति GIS की तकनीक का उपयोग करके पुनः उपज की अवधि को शामिल किया गया। भारत के कृषि पारिस्थितिक प्रदेश के सीमांकन की मृदा के आधार पर इसके कृषि जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया गया है। इस प्रकार प्राप्त मध्य प्रदेशों में मिजो रीजन्स को उपज की अवधि पर आरोपित किया गया। इस तरह भारत में 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेश था। इसके 60 उप प्रदेशों को प्राप्ति होती है। भारत की कृषि परिस्थितियों प्रदेशों को चित्र 10.11 दर्शाया गया। भारत के कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण देखने निम्न प्रकार। भारत के पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश जहाँ पे चिपचिपी मृदा पाई जाती है, जहाँ पर फसलों को उगाने की अवधि अवधि जीपी ग्रोइंग पीरियड 90 दिनों का होता है। फिर के 90 दिनों से कम की होती है, 90 दिनों से कम की होती है। अभी आपको आगे यहाँ पर क्या क्या आगे आपको पश्चिमी मैदान कक्ष का काठे प्रायद्वीप के देखिए यहाँ पर क्या कि प्रायद्वीप आपको आपके यहाँ पर क्या कि देखिए पश्चिमी मैदान कक्ष का काठवा प्रायद्वीप के भाग देखिए उष्ण कुछ शुष्क पश्चिमी उष्ण शुष्क प्रायद्वीप उष्ण देखिए उष्ण शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश। फिर मरुस्थलीय देखिए क्या कि देखिए आपको मरुस्थलीय में लवणीय मृदा तथा फसल उगाने की अवधि 60-90 दिनों से कम होती है। अभी आपको आगे तीसरा आपके यहाँ पर देखिए दक्कन पठार। देखिए तीसरा दक्कन पठार अधिक उष्ण शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश लाल तथा काली मिट्टी फसल उगाने की अवधि 90 दिनों से कम है। चौथा देखिए उत्तरी मैदान तथा मध्य उच्च भूमि जिसमें आपको अरावली शामिल है। उच्च उष्ण आर्द्र शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश जलोढ़ मृदा जहाँ फसल उगाने की अवधि 90 से 150 दिनों के बीच होती है। देखिए मध्य मालवा या उच्च भूमि गुजरात मैदान तथा छत्तीसगढ़ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप काठियावाड़ प्रायद्वीप। यहाँ देखिए एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या कि तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप उष्ण अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश मध्यम तथा गहरी काली मिट्टी तथा बसंत तथा फसल उगाने की अवधि 90 से 150 दिनों के बीच है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा इंडिया एग्रो इकोलॉजिकल डिग्रोज देखिए यहाँ पर क्या। फिर देखिए यहाँ पर क्या दक्कन पठार तथा अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश देखिए। फिर देखिए मध्यम देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आपको दक्कन प्रांत अर्धशुष्क देखिए अर्धशुष्क पारिस्थितिक प्रदेश सीधा मध्यम जिसमें गहरे भी शामिल है। काली मिट्टी जिसकी वर्धन अवधि 90 से 150 दिनों के बीच होती है। फिर आपको आगे देखिए दक्कन तेलंगाना पठार तथा पूर्वी घाट 10वां नंबर आपको 7वां नंबर क्या पूर्वी घाट अर्धशुष्क पारिस्थितिक प्रदेश तथा आपको प्रदेश तक आपको अर्धशुष्क पारिस्थितिक प्रदेश लाल तथा काली मिट्टी जहाँ फसल उगाने की अवधि 90 से 50 दिनों की होती है। फिर देखिए पूर्वी इसमें आपको कहा गया देखिए पूर्वी घाट तमिलनाडु उच्च भूमि तथा दक्कन कर्नाटक पठार उष्ण आर्द्र शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश लाल दोमट मिट्टी जहाँ फसल उगाने की अवधि 90 से 150 दिनों की होती है। उत्तरी मैदान उष्ण अल्पाद शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश जलोढ़ निर्मित मृदा जहाँ फसल उगाने की अवधि 150 से 180 दिनों की होती है। देखिए आपको मध्य उच्च भूमि मालवा बुंदेलखंड पूर्वी सतपुरा उष्ण अल्पाद पारिस्थितिक प्रदेश लाल तथा काली मृदा की जहाँ फसल उगाने की अवधि 150 से 180 दिनों के बीच होती है। देखिए पूर्वी पठार जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ बोलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ आपको बोलते हैं। फिर आपको इसमें क्या है पूर्वी पठार छत्तीसगढ़ उष्ण अधिक उष्ण आर्द्र पास के पद तालाब में लादा पीली मृदा लाल जिसमें फसल उगाने की अवधि 150 से 180 दिनों के बीच होती है। आदि के पूर्वी छोटा नागपुर पठार पूर्वी घाट उष्ण अधिक उष्ण अल्पाद पास की प्रदेश लाल लैटेराइट मिट्टी जिसमें फसल उगाने की अवधि 150 से 80 दिन होती है। देखिए यहाँ पे देखिए पूर्वी मैदान उष्ण अल्पाद पास के उष्ण अल्पाद के पूर्वी मैदान उष्ण अल्पाद आर्द्र पास के पठार पारिस्थितिक पठार
इसमें देखिए क्या उष्ण देखिए आपको क्या कि पूर्वी पठार क्षेत्र देखिए इसमें आपको क्या कि 10वां 11वां नंबर जो हम यहाँ पे देख रहे थे, देखिए यहाँ पर क्या है कि पूर्वी पठार छत्तीसगढ़ उष्ण अल्पात पारस्किक प्रदेश लाल तथा पीली मृदा, मृदा जिसमें फसल उगाने की अवधि आपके 180 दिनों के बीच होती है। बंगाल के पूर्वी छोटा नागपुर पठार पूर्वी घाट उष्ण अल्पात पारस्किक प्रदेश लाल तथा लेटराइट मिट्टी जिसमें फसल उगाने का अवधि 180 दिन है। फिर कहते हैं कि पूर्वी मैदान उष्ण अल्पात आद पारस की आद पार स्थित दिखा क्या देखिए आपको 12 नंबर में कि देखिए आपको देखिए यहाँ पर क्या पूर्वी आपको ये देखिए आपको इसमें आपको क्या पूर्वी पूर्वी छोटा छोटा नागपुर पठार पूर्वी घाट उष्ण अल्पाद अल्पाद पास की प्रदेश लाल तलैट मिट्टी जिसमें फसल उगाने का अवधि 150 दिन है। फिर तेरह क्या पूर्वी पथ मैदान था अल्पाद आद पास की प्रदेश जरूर निर्मित मृदा जिसमें फसल उगाने का अवधि 180 से 210 दिन के बीच होती है। चौदह के पश्चिमी हिमालय क्या क्या उष्ण अल्पाद देखिए आद जिसमें अति आद भी शामिल है। पास की प्रदेश भूरे वनता राख मिट्टी पोरजोइक सॉइल जिसमें फसल उगाने की अवधि 180 से 210 दिन होती है। 210 दिन के बीच होती है। फिर देखिए 15वां में बंगाल असम के मैदान उष्ण अल्पाद नम से आर्द्र आपको जिसमें अति आर्द्र भी शामिल है। पास की प्रदेश जलोढ़ मृदा जिसकी फसल उगाने की अवधि 180 210 दिनों के बीच है। फिर 16 में देखिए पूर्वी हिमालय और देखिए पूर्वी 16 में क्या पूर्वी हिमालय उष्ण अति आर्द्र भूरे तलाल मिट्टी भूरे तलाल पहाड़ी मिट्टी जिसमें आपको फसल उगाने की अवधि जिसमें आपको फसल उगाने की अवधि आपको देखिए आपको जो इसमें है 15 नंबर में आपको देखिए हाँ देखिए आपको क्या कि आपको देखिए इसमें जो आपको कहा गया बंगाल था आपको देखिए 14 में पश्चिमी देखिए 14 नंबर क्या पश्चिमी हिमालय उष्ण अल्पात आर्द्र जिसमें अति आर्द्र शामिल हो। पास की देखिए आप एक में 13 में क्या पूर्वी मैदान उष्ण अल्पात आर्द्र पास की प्रदेश जलोढ़ निर्मित मृदा जिसमें फसल उगाने का अवधि 180 210 दिनों के बीच है। 14 नंबर क्या पश्चिमी हिमालय उष्ण अल्पात आर्द्र जिसमें अति आर्द्र भी शामिल हो। पास की प्रदेश भूरे वनता राख मिट्टी पेडजोइक सॉइल जिसमें फसल उगाने की अवधि 180 से 210 दिनों के बीच है। फिर पता नहीं क्या बंगाल असम के मैदान उष्ण अल्पात नम्र से आर्द्र जिसमें अति आर्द्र शामिल है। पास की प्रदेश जलोढ़ मृदा जिसमें फसल उगाने की अवधि 180 से 210 दिनों के बीच है। फिर देखिए फसलों क्या पूर्वी हिमालय उष्ण अति आर्द्र भूरे लाल पहाड़ी मिट्टी जिसमें फसल उगाने की अवधि 100 दिनों से अधिक है। 17 देखिए क्या उत्तर पूर्वी पहाड़ी पूर्वांचल अति उष्ण आर्द्र पारस्किक प्रदेश लाल तलैट मृदा जिसकी फसल उगाने की अवधि 2 से 10 दिनों से अधिक है। फिर आपको आगे 18 पूर्वी देखिए क्या पूर्वी तटीय मैदान इसमें आपको देखिए क्या पूर्वी तटीय मैदान देखिए सतह का पूर्वी तटीय देखिए उत्तर पूर्वी पहाड़ी सतह उत्तर पूर्वी पहाड़ी पूर्वांचल उत्तर पूर्वी पहाड़ी पूर्वांचल देखिए पूर्वांचल उष्ण अति आर्द्र पास के प्रदेश लाल तलैट मृदा जिसकी फसल उगाने की अवधि 2 से 10 दिनों से अधिक है। फिर 18 में क्या देखिए पूर्वी तटीय मैदान उष्ण अल्पाद शुष्क पास के प्रदेश तथा तटीय जलोढ़ मिट्टी जिसकी फसल उगाने की अवधि 2 से 10 दिन से अधिक है। फिर आपको 18 देखिए क्या पूर्वी तटीय मैदान उष्ण अल्पाद से शुष्क पास की प्रदेश तटीय जलोढ़ मृदा जिसकी फसल उगाने की अवधि 90 से 210 दिन के बीच है। और 19वां के पश्चिमी घाट तटीय मैदान उष्ण आर्द्र अति आर्द्र पास की प्रदेश लाल लेटराइट एवं जलोढ़ मिट्टी जिसमें फसल उगाने की अवधि 90 से 210 दिन के बीच है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए आपको आगे यहाँ पर है 20 में देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षित उष्ण आर्द्र से अति आर्द्र द्वीप पास की प्रदेश लाल दोमट तथा रेतीली मिट्टी जिसमें फसल उगाने की अवधि फसल उगाने की वर्धनीय अवधि जो आपका वो आपको महाराष्ट्र में कितना आपको देखिए 2 से 10 दिनों से अधिक है। 2 से 10 दिनों से अधिक है। तो याद रखिए अध्याय पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इस अध्याय के बाद जो आपको दूसरा अध्याय है अध्याय 11 आपको उद्योग इंडस्ट्री जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।